एमबी पाटिल साहब के नज़दीक के ही लोग हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके नज़दीक के लोग ही इनको आगे करके, इनको बुरा करके खुद अच्छे होने की कोशिश की जा रही है। मोहल्ले के कट्टों के सिवा कुछ भी मालूम नहीं है। वो ऐसे आरोप कई एक दिनों से एमबी पाटिल साहब की फैमिली पर उन पर लगा रहे हैं। उस्ताद साहब के राजकीय ख़त्म करने का षड्यंत्र किसने रचा था, कौन गाड़ी भर भर के, बस भर भर के मौलवियों को ले जा कर के दिल्ली गए थे। हैदर नदाफ का कत्ल किया गया ताकि इलेक्शन मुतासिर हो, वोटर्स मुतासिर हो, वोट जाने, वोट डालने न जाए। ये षड्यंत्र किसने रखा? हैदर नदाफ को मारने में कौन कौन है, इसके अंदर, इस केस में इसमें कौन कौन है, ये सबको पता है। जहाँ तक मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को लीडरगी ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें गैर का, मैं एमबी पाटिल तो छोड़ दीजिए एमबी पाटिल साहब को, गैर का कोई भी नहीं मिलेगा आपको। हमारे ही लोग हमारे लीडरान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, चाहे वो मोहल्ले में हो, चाहे वार्ड के मेंबर का हो, चाहे वो एमएलए के इलेक्शंस हो। हमारे लोग पैर पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। ये सब आपके काम आने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बांटने की साजिश है। 86,000 वोट हमीद मुशर्रफ साहब ने 86,000 वोट लिए। 86,000 वोट हम अपने दम पर क्यों नहीं चुनकर आ रहे, इस पर फिक्र करने की जरूरत है। पाटिल साहब की जिम्मेदारी है क्या? क्या आठ कॉन्स्टिट्यूंसी में एमबी पाटिल साहब खड़े होते हैं क्या? बाकी के एमएलएस किधर हैं? वो क्यों नहीं आते साहब? उनके बारे में क्यों कोई बात नहीं करता? हाँ, जब एमबी पाटिल साहब की बात आती है तो सब मुसलमान मिलकर उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। पाटिल साहब का बात आती है, उन्होंने बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत कुछ किया है, मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ किया है। एक बरगाल बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को नीरावरी डिस्ट्रिक्ट किसने बनाया? यूं ही एमबी पाटिल साहब को वाटरमैन नहीं कहा जाता। ये कोई बसवनगौड़ा की राजकीय चमकाने के लिए, उसको इज्जत बढ़ाने के लिए, ये नहीं। ये सारे कॉरपोरेटर्स, नाल का मुंह कोई भी नहीं बंद कर सकता। ये मेयर बने या न बने, उनका मुंह कोई भी नहीं बंद कर सकता। उनका मुंह, उनकी ज़बान पूरे बीजेपी पार्टी नहीं बंद कर सकी। मैं यहाँ की नहीं, सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल के लोग उनको बुला के 10 बार जूते मारे, वो नहीं बंद कर सके। आप क्या बंद करेंगे? और कौन सा मेयर बन के वो क्या, कौन सा ये कर लेंगे? क्या है वो? इसमें कुछ वैसे बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की बात नहीं है। ऐसे कई एक मेयर आते हैं जाते हैं, उनको कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है जो मुद्दे की बात ही नहीं है। जब दूरियां बढ़ती हैं तो इख्तलाफात भी बढ़ते हैं। जब दूरियां बढ़ती हैं तो इख्तलाफात भी बढ़ते हैं। फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा ना हो। ये चंद लीडरान की डिस्टेंस की वजह से आज एमबी पाटिल साहब को इस तरह का टारगेट किया जा रहा है। उससे कुछ उनको फ़र्क पड़ने वाला नहीं, उससे उनकी शान में एक आना भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, और सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा, तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड, नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो अजीम अमदार साहब का स्टेटमेंट है, मैंने भी कल फेसबुक में देखा उसे। ये सरासर
बेबुनियाद है और जिस तरह एक जिम्मेदार उस्तुवारी मिनिस्टर को टारगेट करना, उनके खिलाफ इस तरह का मैं कहूँगा कि एक षड्यंत्र से रचा जा रहा है एम बी पाटिल साहब के खिलाफ। अजीम इनामदार साहब तो एक बस उनको आगे करके पीछे से जो खेल खेला जा रहा है उसमें एम बी पाटिल साहब के नज़दीक के ही लोग हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके नज़दीक के लोग ही इनको आगे करके, इनको बुरा करके खुद अच्छे होने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक एम बी पाटिल साहब का सवाल है, उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ काम तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों के खिलाफ कभी भी उन्होंने आज तक, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं जो मोहल्लों में कट्टों पर बैठ करके चंद चुटभैये नेता जो जिनको मोहल्ले के कट्टों के सिवा कुछ भी मालूम नहीं है, वो ऐसे आरोप कई एक दिनों से एम बी पाटिल साहब की फैमिली पर, उन पर लगा रहे हैं जो सरासर बेबुनियाद है। मैं इसका खंडन करता हूं पहले तो। दूसरी बात और एक उनका ये था कि उस्ताद साहब को टिकट नहीं दिया, उनकी राजकीय ख़त्म करने में एम बी पाटिल साहब का हाथ है। जहाँ तक उस्ताद साहब की राजकीय ख़त्म करने का षड्यंत्र किसने रचा था, कौन गाड़ी भर भर के, बस भर भर के मौलवियों को ले जा कर के दिल्ली गए थे, ये सबको पता है। उसके बाद मकबूल बागवान साहब के इलेक्शन में पापा पीरजादे, उनके बेटे को अभी वकास पीरजादे डब्ल्यूपीआई से इलेक्शन किसने खड़ा किया था, वो भी लोगों को, उसका भी लोगों को सारा कच्चा चिट्टा पता है। फिर आया हमीद मुशर्रफ साहब का इलेक्शन, जब दूसरी मर्तबा ऐन इलेक्शन के मौके पर, ऐन वोटिंग के अनकरीब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच करके हैदर नदाफ का कत्ल किया गया ताकि इलेक्शन मुतासिर हो, वोटर्स मुतासिर हो, वोट जाने, वोट डालने न जाए। ये षड्यंत्र किसने रचा? इसमें इस हैदर नदाफ को मारने में कौन कौन है, इसके अंदर, इस केस में इसमें कौन कौन है, ये सबको पता है। जहां तक मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को लीडरगी खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें गैर का छोड़ दीजिए, एम बी पाटिल साहब को गैर का कोई भी नहीं मिलेगा आपको। हमारे ही लोग हमारे लीडरान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, चाहे वो मोहल्ले में हो, चाहे वार्ड के मेंबर का हो, चाहे वो एमएलए के इलेक्शंस हो। हमारे लोग पैर पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं ताकि वो एमएलए ना बन सके, ताकि वो कारपोरेटर ना बन सके। ये कौन कर रहा है? हमारे ही तो लोग हैं। बेफजूल में हम किसी भी बड़े एक आदमी को, एम बी पाटिल साहब एक पहाड़ का नाम है जिसकी जड़ें खोदते खोदते हम खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी बुनियाद नहीं हिला सकते। ये चुप किसी भी कहाँ भी बैठकर हम लोग बिल्कुल देखो, आरोप लगाना बिल्कुल आसान है, लेकिन उसे साबित करना उतना ही मुश्किल है। मैं अजीम इनामदार साहब से ये हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि वो ऐसी चीजें न करें, बैठ करके बात करके इस मसले को खत्म करें, ताकि उनका भी मुस्तकबिल है। उनको आगे करके पीछे से खेल खेला जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, जो कि एक नादानी है। वो सीनियर सियासतदान है, उनको इस तरह की बचकानी हरकतें, मैं कहता हूं ये बचकानी हरकतें बंद करके एक जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएं। मैं उन अजीम इनामदार से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं। मुबीन इनामदार साहब, जिन्होंने कांग्रेस के लिए, कौम और मिल्लत के लिए बहुत काम किया है, जिनकी तारीफ मैं क्या करूं, उनके काम को जब हम याद करते हैं तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं चाहूंगा कि उनके कामों को याद करके, उनसे कुछ सीख करके, अजीम इनामदार साहब कुछ काम पर ध्यान दीजिए। ये छोड़ दीजिए, ये सब आपके काम आने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बांटने की साजिश है।
86,000 वोट हमीद मुशर्रफ साहब ने 86,000 वोट लिए। 86,000 वोट हम अपने दम पर क्यों नहीं चुनकर आ रहे, इस पर फिक्र करने की जरूरत है। हम सब जब एक प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं आएंगे, हम दूसरों के बलबूते पर क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई? क्या कोई दूसरे के बलबूते पर लड़ करके इलेक्शन जीत सकता है क्या? हम मुसलमानों को चाहिए कि अपने दम पर चुनकर आए, अपने दम पर मुसलमान एमएलए बनाएं। क्या एमबी पाटिल साहब अपना क्षेत्र, अपनी राजकीय दांव पर लगा करके मुसलमान एमएलए को चुनकर लाएंगे क्या? वो अपनी जगह सही है। अगर वो कुछ कर भी रहे हैं तो मैं कहता हूं दावे के साथ, वो अपनी जगह सही है। क्या इतना बड़ा सियासतदान अपना क्षेत्र, अपनी राजकीय दांव पर लगा करके एक मुसलमान को चुन को लाने में खुलेआम क्या हमारे शहर में वोट मांगते फिरेंगे क्या? वो उनके भी कई एक दुश्मन हैं जो कई एक सालों से उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई एक दुश्मन है उनके भी। सियासत में हर एक का दुश्मन होता है। सर, आपने अभी एक बहुत अच्छा था आपने जो बताया कि वो अपने राजकीय छोड़ के क्या एक मुसलमान को जिताने के लिए फिरेंगे। अब मैं यही सवाल एक ये पूरे बीजापुर जिले के नागरिकों की तरफ से आपको पूछ रहा हूँ। फिर पूरे मुसलमान जो जिले भर में जो 8 कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, तो उसमें 7 जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं एमपी पार्टी जो कांग्रेस को वोट डालते हैं, तो फिर क्या आप एक जगह वोट आप नहीं करा सकते हिंदू लोगों के? उस कैंडिडेट को जिताया नहीं जा सकता क्या? सिर्फ और सिर्फ एमबी पाटिल साहब की जिम्मेदारी है क्या? क्या 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में एमबी पाटिल साहब खड़े होते हैं क्या? बाकी के एमएलए किधर हैं? वो क्यों नहीं आते? वो क्यों नहीं आते साहब? उनके बारे में क्यों कोई बात नहीं करता? हाँ, जब एमबी पाटिल साहब की बात आती है तो सब मुसलमान मिलकर उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरे जितने भी एमएलए कर्नाटक का एक बड़ा लीडर मानते हैं तो एमबी पाटिल साहब का चेहरा ही सामने आता है, उनका ही नाम सामने आएगा। एमबी पाटिल साहब को एक कोई नहीं जानता। सीएम के रेस में अगर कोई आता है तो एमबी पाटिल साहब का ही जाना जाता है। देखिए साहब, जहां तक एमबी पाटिल साहब की फैमिली के बारे में, एमबी पाटिल साहब के हम बारे में मुसलमान जानते हैं, उन्होंने कभी मुसलमानों के खिलाफ काम नहीं किया। जब यहाँ का ना जाहिल ना अहल एमएलए, जाहिल एमएलए ना अहल एमएलए, उसने कहा कि टोपी दाढ़ी वाले मेरे ऑफिस को ना आए, तो इन्हीं उस्तुवारी मंत्री साहब ने कहा कि मुसलमानों के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे, मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसने कहा था ये भूल गए आप? इस तरह से नहीं होता साहब। किसी एक ने कुछ अफवाह उठा दी, बाकी के सब वही बात को, नेगेटिव को बहुत जल्द कैप्चर करते हैं लोग, पॉजिटिव नहीं लेते। आदमी फ्लो में कुछ कह जाता है। मैं भी उतना माहिर नहीं हूं, हमारी जबान से भी कुछ निकल जाते हैं ऐसी बातें जो लोगों को ठेस पहुंचती हैं। लेकिन हमारे दिल में क्या है, हमारी सोच में क्या है, उसको आप नहीं जान सकते, उसको आप समझ नहीं सकते। जहां तक एमबी पाटिल साहब का बात आती है, उन्होंने बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत कुछ किया है, मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ किया है। एक बरगाल बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को नीरावरी डिस्ट्रिक्ट किसने बनाया? यूं ही एमबी पाटिल साहब को वाटरमैन नहीं कहा जाता। आज वाटरमैन का लक़ब किसने दिया है? उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी शफकत, जो रात दिन जो उनका काम करने का जो तरीका है, जो उनकी हार्डवर्क है, वो काबिल सताइश है। आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को ढूंढने में लगे हैं, उनकी पॉजिटिव चीजों को देख लीजिए। आज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट नींबू 1 नंबर एक्सपोर्ट होता है, अनार एक्सपोर्ट होता है, अंगूर एक्सपोर्ट होता है। किसके बदौलत? अगर पानी ना होता तो ये क्या चीजें, फल फ्रूट, इतनी चीजें, चेकू, कितने सारी फल फ्रूट। आज जाइए देख लीजिए, हमारे बागवान बिरादर, कितने गाड़ियां आती हैं, कितना माल आता है, हाँ, कितने कारोबार चलते हैं, उसके पीछे कितने कारोबार हैं। ये अजीम नामदार ने जो फेसबुक में वीडियो डाला, उनका ही एक सवाल है कि वो क्या कह रहे हैं बताया गया। वो बोल रहे हैं कि जो महानगर पालिका के कॉर्पोरेटर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। कोर्ट ने आदेश सरकार को दिया था आरसी द्वारा जो है ना डिस्क्वालीफाई करने का। आज डिस्क्वालीफाई हो गए थे। जब डिस्क्वालीफाई हुए फिर वापस उन्हें स्टे मिलता है। फिर उसके बाद में जो है कोर्ट आदेश देती है कि आरसी चाहे तो मेयर उपमेयर फिर वापस बना सकते हैं। वो मेयर उपमेयर किसका बनता है? बीजेपी का। तो वो कह रहे हैं कि बसनगोड़ा की राजकीय को आप बचाने के लिए जो है आपके वकील खामोश रहे, वहां कोर्ट में कुछ नहीं बोले। देखिए क्यों खामोश रहे? जब डिस्क्वालीफाई क्यों करें आप? देखिए शकील साहब, तो कहीं ना कहीं आप बसनगोड़ा को बचाने के लिए, उसकी राजकीय को बचाने के लिए आप जो है मेयर उपमेयर वो बोलेंगे कि मैं अपना मेयर बटाया हूँ बिना ताकत बीजेपी में ना रहकर, किसी एक को क्रेडिट देने के लिए जो है। मैं इस बात का पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं।
एक दो कॉरपोरेटर की गलती, एक दो कॉरपोरेटर की नाराजगी की वजह से पूरे 34-35 कॉरपोरेटर्स को डिस्क्वालीफाई करना गलत है। यही सारे कॉरपोरेटर्स एमबी पाटिल साहब के सामने जा करके विनती करके आए, तब कहीं जा करके सरकार के सामने इस मुद्दे को एमबी पाटिल साहब ने रखा कि इस तरह का मामला है, इसको डिस्क्वालीफाई न किया जाए, तब कहीं जा करके ये रास्ते को निकाला गया है। ये कोई बसवनगौड़ा की राजकीय चमकाने के लिए, उसको इज्जत बढ़ाने के लिए ये नहीं। ये सारे कॉरपोरेटर्स आप जा करके ये जितने भी 35 कॉरपोरेटर हैं इनका इंटरव्यू लीजिए, इनसे बात कीजिए, ये वहाँ गए थे या नहीं, उनके सामने विनती की या नहीं, आप पूछें तो आपको पता चलेगा। ये बसवनगौड़ा की राजकीय को चमकाने के लिए ये काम नहीं किया गया। ये 35 कॉरपोरेटर्स की जो दांव पे लगी थी, जो बेचारे बहुत मेहनत और मशक्कत से एक इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या लगता है, सारा साम दाम दंड भेद सारा लगा करके जीत करके आता है। एक मामूली गलती की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई करना मैं समझता हूं कि सरासर गलत है। मामूली सी गलती नहीं है ये, क्योंकि कर्नाटक म्युनिसिपल एक्ट है जहां पर आपको अपनी आस्ती जो घोषणा कर देनी चाहिए, वहां पर आप चुप गए, आपने शपथ ग्रहण नहीं किया। फिर अब शपथ ही नहीं ले तो आप कॉर्पोरेटर कहाँ किए? मैं वही तो बोल रहा हूँ शकील साहब। एक दो कॉर्पोरेटर ने, तमाम कॉर्पोरेटर ने नहीं दिया था, जिसका डिटेल्स जो है आरसी ने मांगा था कमिश्नर को, उन्होंने मेयर को पूछा, मेयर ने लिखी में उनको कुछ, वही तो बोल रहा हूँ। मेरा आंसर भी वही है कि इनकी एक छोटी मोटी गलती की वजह से इनको इतनी बड़ी सजा न दी जाए और इनको बचाने के लिए किया गया है। ये ना कि ये यत्नाल की पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, उसे इज्जत दिलाने के लिए ये काम नहीं किया गया। आप कह रहे हैं कि यत्नाल की, तो अजीम नामदार का आरोप खुले खुले दिख रहा है, बोलकर आरोप कर रहे हैं कि आप किसका मेयर बनेगा। देखिए साहब, किसका बनेगा? देखिए, आपने कैंसिल किया तो कांग्रेस का मेयर उप मेयर बनता है, तो चलो एमबी पटेल ने अपनी ताकत बनाने के लिए, कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए उन्होंने किया है बोलकर वो बता रहे हैं, तो आप किसका मेयर बनेगा? आप आरसी को जो है कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप मेयर उप मेयर को जो है क्लियर कर दीजिए, नतीजा बताइए, तो अब किसका मेयर बनेगा, किसका उप मेयर बनेगा? फिर तो आपको आपकी शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए था। इलेक्शन तो हो चुका है, बस फॉर्मेलिटीज बाकी थे, उसको क्लियर कर दिया है। डिस्क्वालीफाई भी हुआ था, इलेक्शन के बाद डिस्क्वालीफाई भी हुआ था। वही तो बोल रहा हूं मैं शकील साहब, एक मामूली गलती की वजह से 35 लोगों की जो कॉरपोरेटर बन के, जो बड़ी मेहनत और मशक्कत से बन के आए, उसको दांव पे लगाना, उनको उस पद से निकालना सही नहीं है। इसके लिए एमबी पाटिल साहब ने उन सब की विनती पर उनको एक मौका दिया है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल एमबी पाटिल साहब ने सही काम किया है और ये इसमें यत्नाल से उनका कुछ लेना देना नहीं है। मैं साफ अल्फाज में कहना चाहूंगा। मेयर जो बनेगा वो किसका होगा? बीजेपी का। फिर ताकत किसकी बड़ी? देखिए साहब, और यत्नाल बोलेंगे कि मैं बिना अधिकार में भी मेयर बनाया। यत्नाल का मुंह कोई भी नहीं बंद कर सकता। ये मेयर बने या न बने, उनका मुंह कोई भी नहीं बंद कर सकता। उनका मुंह, उनकी जबान पूरे बीजेपी पार्टी नहीं बंद कर सकी। मैं यहाँ की नहीं, सेंट्रल की बात कर रहा हूं। सेंट्रल के लोग उनको बुला के 10 बार जूते मारे, वो नहीं बंद कर सके। आप क्या बंद करेंगे? और कौन सा मेयर बन के वो क्या, कौन सा ये कर लेंगे? क्या है वो? इसमें कुछ वैसे बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की बात नहीं है। ऐसे कई एक मेयर आते हैं जाते हैं, उनको कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है जो मुद्दे की बात ही नहीं है। कांग्रेस राज में सरकार होने के बावजूद आप एक मेयर नहीं बना सकते, मेजॉरिटी नहीं है, आप तो क्या करेंगे? चंद मेंबरान की गलती है इसमें, चंद मेंबरान फूट गए इस बार। उसमें आपसी इख्तिलाफात भी हो सकते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की गलती होंगी। आप किसी एक को कैसे जिम्मेदार ठहरा कर सकते हैं शकील साहब? ये कहां का इंसाफ है? और देखिए, किसी ऊंचे आदमी पर छीटाकशी करना बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि उससे मेरी राजकीय में इजाफा होता है। डिस्क्वालीफाई करने की बात चल रही थी, कोर्ट में ये मैटर चल रहा था, तो ये सारे कॉर्पोरेटर्स जाके उनसे विनती करके, सरकार से आप विनती करके हमें बचा लीजिए साहब,
ये विनंती करने के बाद एमबी पाटिल साहब ने उनकी विनंती पर उनको बचाया है, ना कि बसनगौड़ा को। बसनगौड़ा से मुझे नहीं लगता, ये सब सुनी सुनाई अफवाहें हैं। देखिए, मैं एक शेर कहना चाहूँगा इसी बात पर, जब दूरियां बढ़ती हैं तो इख्तलाफात भी बढ़ते हैं, जब दूरियां बढ़ती हैं तो इख्तलाफात भी बढ़ते हैं, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा ना हो। ये चंद लीडरान की डिस्टेंस की वजह से आज एमबी पाटिल साहब को इस तरह का टारगेट किया जा रहा है। उससे कुछ उनको फर्क पड़ने वाला नहीं, उससे उनकी शान में एक आना भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में अब एक बात आती है, हमसे ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि एमबी पाटिल साहब और उनकी पूरी फैमिली मुसलमानों के साथ है और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और बहुत जल्द इसका क्लियर भी होगा। आने वाले दिनों में आप देख लीजिए, आपके माध्यम से ही लोग देखेंगे कि एमबी पाटिल साहब मुसलमानों के लिए क्या सौगात लेके आए हैं, क्या क्या करने वाले हैं। चंद आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं ज़्यादा कहते हुए अपनी जगह को लेता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इसे बड़ा इशू बनाने की कोशिश ना करें, इसको राजनीतिक इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई एक मेयर बनते हैं, आते हैं, जाते हैं, इससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमान पहले भी अपने दम पर मजबूत था, आगे भी मजबूत है। हमारी कमजोरियां क्या हैं उस पर गौर व फिक्र करके आने वाले इलेक्शन में किस तरह से एक मुसलमान एमएलए को बीजापुर सिटी का एमएलए बनाया जाए, इस पर फिक्र करने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। एमबी पाटिल साहब ने क्या किया, फलाना साहब ने क्या किया, उन्होंने हमारा इलेक्शन नहीं किया, इन्होंने हमारा इलेक्शन नहीं किया, वो सब छोड़ दीजिए। मुसलमान एक होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इलेक्शन करने की जरूरत है। एक एक वोट को बाहर ला करके अपने जो एमएलए कैंडिडेट हैं उसको 1 रुपया लिए बगैर एमएलए बनाने की जरूरत है। देखेंगे आने वाले इलेक्शन में कितने लोग ये कसम खाते हैं, ये अज़म उठाते हैं कि भाई हम 1 रुपया नहीं लेंगे। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को, जो अभी क्या बोलूं मैं आपके माध्यम से, बगैर पैसे लिए बात नहीं करते। छोड़ दीजिए शकील साहब, ये सब ये पॉलिटिकल स्टंट है। 2-4 बात करने से कोई कौम का रहबर, कोई कौम का लीडर नहीं बन सकता। कौम का लीडर बनने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। जब जाकर, ये बहुत खतरनाक कौम है हमारी कौम ऐसे ही लीडर एक्सेप्ट नहीं करती। इसको सब, जब तक हम अपना गला काट के अपना सर सजा करके ऐसे ही देंगे तो नहीं लेंगे, सजा करके देना पड़ेगा ये कौम को, तब जाकर ये कौम हमें हमारा लीडर है, तब जाकर देगी। वो भी खून चेक करेगी कि वो असली है क्या नहीं है, बड़े सर देखकर कबूल नहीं करेगी, खून भी चेक करेगी वो। ये हमारी कौम ऐसी कौम है। मैं आपके माध्यम से सारे कौम के लोगों से ये इल्तिमास करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, अब और देर न हो। सब मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आए। एक बन जाओ तो बन जाओगे खुर्शीद मुबीन, एक बन जाओ तो बन जाओगे खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे। ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।